वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीएसएसडी मतलब पोस्ट एसएसआरआई सेक्सुअल डिसफंक्शन के क्या लक्षण होते हैं और उसके कारण क्या होते हैं और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ब्रीफ में सिंपल सी आपको जानकारी दूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि पीएसएसडी के मेन कारण क्यों हैं, क्यों ऐसा होता है कि कई लोगों को लंबे समय तक एसएसआरआई दवा लेने की वजह से सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाता है और कई बार तो ये दवा लेते दौरान शुरू हो जाता है और कई बार ये दवा छोड़ने के बाद शुरू होता है। कुछ लोगों में दवा लेते दौरान प्रॉब्लम शुरू तो होती है पर दवा छोड़ने के बाद भी बनी रहती है। डॉक्टर कहते हैं कि आप दवा छोड़ोगे, दवा छूट जाएगी तो ये प्रॉब्लम भी चली जाएगी, पर कई लोगों में सेक्सुअल डिस्फंक्शन जाता नहीं है बावजूद इसके कि उन्होंने दवा छोड़ दी है। तो इस बारे में थोड़ी सी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो आइए पहले जानें कि पीएसएसडी के सिम्टम्स क्या होते हैं। पीएसएसडी में सिर्फ सेक्सुअल डिस्फंक्शन के सिम्टम्स नहीं होते, कुछ इमोशनल सिम्टम्स भी देखने में आते हैं। मतलब बॉडी के अंदर सेरोटोनिन की ये जो दवा है एसएसआरआई, इसको देने की वजह से और ये लंबे समय तक दवा लेने की वजह से सेक्सुअल इमोशनल टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करता है एक पेशेंट। जैसे सबसे कॉमन सिम्टम होता है जेनिटल एनेस्थीसिया, मतलब जेनिटल्स में सेंसेशन की कमी आ जाती है, नमनेस आ जाती है, सेंसेशन लॉस हो जाती है। फिर आता है लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर की कमी आती है, सेक्सुअल अराउजल नहीं हो पाता, ऑर्गेज्म में बड़ा ही समय लगता है या ऑर्गेज्म तक एक व्यक्ति रीच ही नहीं कर पाता, और सेक्सुअल एक्टिविटी में या ऑर्गेज्म में उतना प्लेजर भी नहीं आता जितना कि दवा लेने से पहले आता था। आदमियों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लक्षण आ सकते हैं। महिलाओं में वेजाइना में ड्राइनेस और निप्पल की इनसेंसिटिविटी हो सकती है, सेंसेशंस लॉस हो सकती हैं निप्पल में। फिर इसी के अलावा कुछ इमोशनल सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे इमोशनल नमनेस। पेशेंट को लगेगा कि उसके अंदर इमोशंस ज़्यादा आती ही नहीं, दिमाग एकदम सुन सा महसूस करता है, फीलिंग्स आ नहीं रही ऐसा लगेगा, जिस वजह से पेशेंट बाहर की दुनिया से कई बार बड़ा डिस्कनेक्टेड फील कर सकता है। डिप्रेस महसूस नहीं करेगा पर बहुत खुश भी नहीं होगा। फिर एनहेडोनिया, ज़्यादातर एक्टिविटीज़ में कुछ प्लेजर ही नहीं आएगा, ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। अब अक्सर ये होता है कि पेशेंट जब डॉक्टर को इस तरह के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट करता है तो डॉक्टर कहते हैं कि या तो ये आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं या फिर ये दवा की वजह से हो तो गए हैं पर दवा छूटेगी तो ये सिम्टम्स भी चले जाएंगे। तो अक्सर पेशेंट पाता है कि डॉक्टर उनकी सुन ही नहीं रहा, खासकर कि तब जब दवा लेना पेशेंट छोड़ चुका है। मतलब डॉक्टर ने कहा था कि दवा छूटने के बाद तो सिम्टम चले जाएंगे, पर दवा छोड़ने के बाद भी सिम्टम्स नहीं गए। तो ऐसे में तो डॉक्टर के पास कोई जवाब ही नहीं होता। तो पेशेंट को जो फ्रस्ट्रेशन और जो गुस्सा है वो इस वजह से और भी ज़्यादा आता है। लगता है कि मैं इस डॉक्टर की दवा खाई ही क्यों, मैंने ये डिप्रेशन या ओसीडी एंग्जाइटी की दवा ली ही क्यों। तो पेशेंट के अंदर ये जो फ्रस्ट्रेशन है इस वजह से आ जाती है क्योंकि मेडिकल सिस्टम पेशेंट की इस प्रॉब्लम को काफ़ी नेग्लेक्ट करता है। वैसे तो ये बात काफ़ी मामलों में होगी कि पेशेंट की इस प्रॉब्लम को डॉक्टर सुनेगा नहीं, पर डॉक्टर्स के लिए भी काफ़ी सारे डायग्नोस्टिक चैलेंजेस होते हैं कि क्यों वो इस तरह के लक्षण को पीएसएसडी का लक्षण नहीं मान पाते। पीएसएसडी को सही तरह से डायग्नोस करने के लिए पेशेंट की प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री चाहिए, मेडिकेशन की हिस्ट्री चाहिए, पेशेंट में सेक्सुअल डिस्फंक्शन कैसे आया, दवा लेने से पहले क्या सिम्टम्स थे, दवा लेने के बाद क्या आए, दवा छोड़ने के बाद क्या आए, डिप्रेशन के लक्षण के तौर पर पेशेंट की सेक्सुअल लिबिडो, सेक्सुअल फैंटेसी और सेक्सुअल डिजायर किस तरह की थी, डिप्रेशन के आने से पहले पेशेंट की सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल एक्टिविटी कैसे होती थी, सबका डिटेल इंटरव्यूइंग करके डॉक्टर को एक जांच पड़ताल करना जरूरी होता है। बहुत से डॉक्टर करते नहीं या करते भी हैं तो थोड़ा बहुत ही आइडिया लगा पाते हैं और इस वजह से कई मामलों में पेशेंट्स को सही से या तो डायग्नोस किया नहीं जाता, या अगर किसी मामले में डायग्नोस हो भी जाए तो डॉक्टर कुछ दवाइयां तो बदल देते हैं, कुछ ना कुछ इलाज दे सकते हैं, पर बहुत मामलों में पेशेंट्स को उन सिम्टम से रिलीफ नहीं मिलता। अब ये बात समझने की है कि ये जो पीएसएसडी है ये कोई एक्चुअल में कोई ऑफिशियल डायग्नोसिस नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों को ये डायग्नोसिस दिया जाता है जैसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का या बाइपोलर डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दिया जाता है। इस तरह की कंडीशन एक प्रपोज्ड कंडीशन है, मतलब कुछ लोगों में जहां ये सिम्टम्स देखने में आएंगे उनकी एक कंडीशन को बोल दिया पीएसएसडी, पोस्ट एसएसआरआई सेक्सुअल डिस्फंक्शन।
पर ये बात सही है कि कई डॉक्टर्स इसलिए इस तरह के डायग्नोसिस से या इस प्रॉब्लम की पहचान से पीछे हटते हैं क्योंकि बहुत से पेशेंट्स अपने सिम्टम्स को ठीक तरह से रिपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि पेशेंट्स आजकल इंटरनेट पर बहुत सारे सिम्टम्स के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ लेते हैं। इसलिए डॉक्टर्स ऐसा ही मानते हैं कि शायद पेशेंट ने ये सब चीज़ें पढ़ ली, इसलिए पेशेंट के दिमाग में ये बात बैठ गई और इस वजह से स्ट्रेस या एंग्जाइटी की वजह से पेशेंट की सेक्सुअल एक्टिविटी पर असर आ रहा है और हो सकता है कि डिप्रेशन के परे पेशेंट ने कुछ इस तरह के कंसर्न या चिंताएं पैदा कर दी हो और इस वजह से उसकी अब सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है वो देखने में आ रहा है। तो बहुत से डॉक्टर्स दवाओं के असर पर इस प्रॉब्लम को एट्रीब्यूट मतलब उसका कारण नहीं बता पाते उसे। अब इस तरह के पीएसएसडी का लोगों की लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों की सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, पेशेंट को और भी ज़्यादा डिप्रेस महसूस हो सकता है, पेशेंट की सेक्स लाइफ ख़राब हो जाती है, मैरिटल लाइफ ख़राब हो सकती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर असर पड़ता है, पेशेंट का कॉन्फिडेंस इतना गिरा रहता है कि वो अपने बाकी के लाइफ के एरियाज़ में भी फंक्शन नहीं कर पाता। ऐसे में हो सकता है कि उसका डिप्रेशन दोबारा से लौट आए और पेशेंट को अपनी फैमिली को प्लान करने में भी मुश्किल होती है, बच्चा पैदा करने में मुश्किल आ जाती है। तो इस तरह के पीएसएसडी के काफ़ी सारे दुष्परिणाम होते हैं। अब बात करेंगे कि पीएसएसडी के कारण क्या होते हैं, क्यों कुछ लोगों के अंदर ये पीएसएसडी के लक्षण डेवलप होते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों में पीएसएसडी के लक्षण या तो आते ही नहीं और कई लोगों में पीएसएसडी के लक्षण आते हैं पर वो अपने आप चले भी जाते हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन होगा, दवाओं की वजह से वो चला जाएगा। कई लोगों में दवा छोड़ने के बाद भी ये पीएसएसडी के लक्षण बने तो रहेंगे पर 2-4 महीने के बाद वो लक्षण भी चले जाएंगे। पर कुछ लोगों में ये लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं। तो ऐसा क्या होता है दिमाग में, शरीर में, जिस वजह से ये जो पीएसएसडी के लक्षण है ये डेवलप करते हैं? 7 कारण आपको बताऊंगा जो कि वैज्ञानिकों ने प्रपोज किए हैं, सजेस्ट किए हैं, जिसकी वजह से पीएसएसडी हो सकता है और वो लंबे समय तक टिका रह सकता है। पहला होता है सेरोटोनिन के रिसेप्टर की डिसेंसिटाइजेशन और डाउन रेगुलेशन। देखिए, जो एसएसआरआई दवाइयां होती हैं वो ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच में सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को या ये कहें कि उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। अब जब बहुत सारा सेरोटोनिन होगा वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाकर ट्रेवल करेगा। अब इस बीच जो अगले न्यूरॉन पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, खासकर कि 5HT1A और 5HT2A, ये रिसेप्टर्स डिप्रेशन के सिम्टम को दूर करने में मदद देते हैं। पर ये रिसेप्टर्स ज़्यादा सेरोटोनिन होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सेरोटोनिन उनको मिल जाएगा। इस वजह से धीरे धीरे जब लंबे समय तक ये एसएसआरआई दवा यूज़ की जाएगी तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, इनके काम करने के तरीके में कमी आने लगेगी। मतलब ये अब उतने अच्छे तरह से डिप्रेशन के लक्षण को दूर नहीं भगा पाएंगे जितना कि कुछ समय पहले भगा रहे थे। तो क्योंकि इनके काम करने की क्षमता में कमी आएगी, इस वजह से ये बहुत अच्छे से पेशेंट की मेंटल हेल्थ को ठीक नहीं रखेंगे। अब दवा छोड़ने के बाद भी बहुत सारे जो ये रिसेप्टर्स हैं ये डिसेंसिटाइज ही रहते हैं, ये दोबारा से अपने नॉर्मल फंक्शन पर रिटर्न कई बार नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पेशेंट के ब्रेन के वो सेंटर्स, वो एरियाज जो कि सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल अराउजल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो एरियाज भी ठीक से काम नहीं करते, जिस वजह से पेशेंट के अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। क्योंकि ब्रेन के अंदर बड़े अलग अलग एरियाज हैं जो कि अलग अलग बिहेवियर्स को रेगुलेट करते हैं। कुछ एरियाज मूड को रेगुलेट करते हैं तो कुछ एरियाज सेक्सुअल मोटिवेशन और डिज़ायर को रेगुलेट करते हैं। और ये सारे जो ब्रेन के अलग अलग एरियाज हैं जिनमें सेरोटोनिन की एक्टिविटी की वजह से कुछ फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो अगर सेरोटोनिन ज़्यादा होगा उस एरिया के अंदर रिसेप्टर डिसेंसिटाइज होंगे तो इस वजह से उस पर्टिकुलर एरिया के फंक्शंस ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से पीएसएसडी के लक्षण आ सकते हैं। दूसरा कारण होता है एपिजेनेटिक चेंजेस, मतलब जीन के लेवल पर बदलाव आ जाता है। लंबे समय तक एसएसआरआई दवा लेने की वजह से कुछ हमारे ब्रेन के अंदर जो जीन्स हैं उनकी एक्सप्रेशन, उनका काम करने के ढंग में बदलाव आ जाते हैं। मतलब जीन्स नहीं बदलते पर जीन्स किस तरह से काम कर रहे हैं उसमें बदलाव आ जाता है। खासकर कि ब्रेन के अंदर कुछ एरियाज हैं जो कि सेक्सुअल मोटिवेशन को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि फ्रंटल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस और कॉर्डेट प्यूटामिन। इन एरियाज में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि सेक्सुअल मोटिवेशन को रेगुलेट करते हैं। यहाँ इन जीन्स की वजह से कुछ प्रोटीन्स पैदा होते हैं जैसे कि MECP2, MBD1 और HDAC2। ये प्रोटीन्स जो हैं ये ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ के कुछ जीन्स की काम करने की ढंग को, प्रक्रिया को बदल देते हैं और उस वजह से एक व्यक्ति में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स या सेक्सुअल डिस्फंक्शन देखने में आते हैं।
और ये जेनेटिक एक्सप्रेशन में आने वाले बदलाव ही हैं जिसकी वजह से लोग रिकवर नहीं कर पाते कई बार इन पीएसएसडी के सिम्टम से। तो कुछ लोगों के अंदर अगर ये जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रही, वो किसी और वजह से पीएसएसडी के लक्षण आ रहे हैं, तो उनमें तो वो रिवर्स हो सकता है। पर जिनमें जेनेटिक एक्सप्रेशन में चेंजेस आ जाते हैं उन लोगों में ही अक्सर पीएसएसडी के लक्षण लंबे समय तक बने रह सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक लेवल पर ही इतना बदलाव आ गया कि पेशेंट के अंदर अगर एसएसआरआई दवा नहीं भी जा रही तो भी उन जीन्स के काम करने का ढंग अब बदल चुका है। और ये वजह है कि ये पेशेंट लंबे समय तक पीएसएसडी से सफर करते हैं, क्योंकि कई दूसरे कारण तो रिवर्सिबल हो सकते हैं, पर हो सकता है ये जेनेटिक फैक्टर्स जो है, जेनेटिक कॉजेज, ये जो एक्सप्रेशन के चल रहे हैं, ये उतने ज़्यादा रिवर्सिबल ना हो पाए। इस वजह से पेशेंट्स कई बार लंबे समय तक ये लक्षण से जूझ सकते हैं। तीसरा कारण आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। एसएसआरआई दवाओं की वजह से 4 ऐसे हार्मोन्स हैं जिनके की काम करने के ढंग में बदलाव आ जाता है। टेस्टोस्टेरोन, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। टेस्टोस्टेरोन जो है आदमियों में वो इरेक्शन और सेक्सुअल लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर से जुड़ा है। डोपामीन जो है वो सेक्सुअल मोटिवेशन से जुड़ा है और प्लेजर लाने का काम करता है। ऑक्सीटोसिन सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन अचीव करने में और सेक्स के रास्ते से अटैचमेंट और इमोशन कनेक्ट करने में मदद देता है। तो वहीं प्रोलैक्टिन सेक्सुअल फंक्शंस को सप्रेस करता है। अगर इन 4 हार्मोन्स की फंक्शनिंग बिगड़ जाए तो ये जो सेक्सुअल फंक्शंस जिन्हें ये रेगुलेट करते हैं, इसका डिसरेगुलेशन होगा और इस वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन आ सकता है। साथ ही एसएसआरआई दवाइयां जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल्स को भी बदल देती हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो जेनिटल्स में ब्लड फ्लो को मेंटेन करने में जिम्मेदार होता है, जिसकी वजह से अराउजल होता है। तो अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगी या उसे ऑल्टर कर दिया जाएगा तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा जेनिटल एरिया में, जिस वजह से अराउजल और डिजायर में कमी आ जाएगी और एक पेशेंट जो है वो सेक्सुअल डिसफंक्शन डेवलप करेगा। तो ये जो भी हार्मोनल चेंजेस हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी में बदलाव लाते हैं। मतलब हमारे ब्रेन के अंदर किस तरह से जो फंक्शंस चल रहे हैं उन पर असर आ जाएगा, और हमारे जो पूरे बॉडी में, शरीर में जो नसें फैली हैं, जो दिमाग के जो नर्व्स फैली हुई हैं, उन पर भी असर ला सकती हैं ये एसएसआरआई दवाइयाँ, जिस वजह से अलग अलग हार्मोन के जो लेवल्स में जो चेंज आते हैं वो बॉडी के कई सारे फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं, जिनमें सेक्सुअल फंक्शन भी उसका एक पार्ट होता है। अब आता है चौथा फैक्टर, न्यूरोटॉक्सिसिटी, या जिसे कहें नर्व डैमेज। बहुत ज़्यादा सेरोटोनिन अगर दिमाग में पैदा होगा तो शरीर में फैली हुई जो दिमाग की नसें हैं, नर्व्स हैं, उनकी जो एंडिंग्स होती हैं, जहाँ 2 न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट करते हैं, इनके जो एंडिंग्स हैं, उन एंडिंग्स को, मतलब उन एक्सॉन्स को डैमेज कर देता है बहुत ज़्यादा अगर सेरोटोनिन वहाँ पर पैदा हो रहा है। ये जो असर है ये वैसा ही है जैसा कि एमडीएमए साइकेडेलिक ड्रग लेने के बाद आता है, क्योंकि ये एमडीएमए भी लॉन्ग टर्म सेक्सुअल प्रॉब्लम ला सकता है और वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व एंडिंग्स हैं उन्हीं को डैमेज करता है। तो उसी तरह से वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि बहुत ज़्यादा सेरोटोनिन भी जो होगा वो नर्व एंडिंग्स को अफेक्ट करेगा, जिस वजह से 2 न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और इस वजह से सेक्सुअल फंक्शन काम नहीं कर पाएगा, जिस वजह से पेशेंट में पीएसएसडी आएगा। खासकर कि ये जो डैमेज है ये जेनिटल एनेस्थीसिया लाने का काम कर सकता है। मतलब जेनिटल्स में कोई सेंसेशन नहीं हो रही, पेनिस में, वेजाइना में सेंसेशन की कमी का आ जाना, इस तरह का लक्षण ये नर्व डैमेज से हो सकता है। फिर 5वां फैक्टर आता है आयन चैनल्स की डिसरप्शन। हमारे दिमाग की ये जो नसें होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, इन न्यूरॉन्स के अंदर और बाहर आयंस का फ्लो होता रहता है। आयंस मतलब जैसे सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड आयंस का फ्लो होता है, और ये जो फ्लो होता है ये ज़रूरी होता है ताकि ये न्यूरॉन्स काम करें। अब ये जो आयन चैनल्स होते हैं, खासकर कि जो सोडियम चैनल्स होते हैं, उनको ब्लॉक करने का काम करती हैं एसएसआरआई दवाइयाँ। खासकर कि अगर जेनिटल एरिया में ये आयन चैनल्स को अगर ब्लॉक कर दें तो वहाँ सेंसेशन की कमी आ जाती है, नमनेस आती है, फीलिंग्स की कमी होती है, जिसकी वजह से ये जो जेनिटल एनेस्थीसिया या कुछ दूसरे नमनेस वाले सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। ये जो आयन चैनल्स होते हैं, खासकर कि जो टेम्परेचर और टच को रेगुलेट करते हैं, इनको ब्लॉक करने का काम एसएसआरआई की दवाइयाँ कर सकती हैं, जिस वजह से टच की सेंसेशन फील नहीं होती जेनिटल एरिया में जब कोई व्यक्ति एसएसआरआई दवाइयां लेना शुरू करता है, या जब उसको लंबे समय तक ये एसएसआरआई दवाइयां लेनी पड़ती हैं। फिर छठा कारण आता है डोपामीन सप्रेशन। ज़्यादा सेरोटोनिन होगा तो वो डोपामीन के लेवल को कम करेगा। खासकर कि ब्रेन का एक एरिया होता है वेंट्रल टैगमेंटल एरिया, वहाँ पर डोपामीन के लेवल्स कम हो सकते हैं सेरोटोनिन की वजह से।
अब ये जो डोपामिन है ये इन एरियाज में सेक्सुअल मोटिवेशन, सेक्सुअल अराउजल और सेक्सुअल लिबिडो लाने का काम करता है। अगर इस एरिया में डोपामिन कम होगा तो इस वजह से एक पेशेंट को सेक्सुअल अराउजल में, सेक्सुअल डिजायर में कमी आ सकती है, जिसकी वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन होगा। डोपामिन की कमी से ऑर्गेज्म रीच करना, मतलब क्लाइमेक्स तक पहुंचना भी पेशेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये जो क्लाइमेक्स तक ना पहुंचना, ऑर्गेज्म की प्रॉब्लम्स आना, ये सब डोपामिन के लेवल्स की कमी की वजह से हो सकते हैं, जिसमें कि एसएसआरआई की बड़ी भूमिका होती है। फिर सातवां कारण आता है मेलेनोकॉर्टिन और प्रो ओपियो मेलेनोकॉर्टिन पाथवेज को डिसरप्ट करना। ये जो मेलेनोकॉर्टिन पाथवेज होते हैं, ये जो पूरा हॉर्मोन्स, केमिकल्स और न्यूरॉन्स का जो पूरा सिस्टम होता है, पूरा जो सर्किट होता है, ये हमारे अंदर सेक्सुअल बिहेवियर को, सेक्सुअल मोटिवेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। खासकर कि हमारी स्किन सेंसिटिविटी को भी ये रेगुलेट करता है। तो जो एसएसआरआई दवाइयाँ होती हैं वो इन पाथवेज को ब्लॉक कर सकती हैं, और ऐसा होता है 5-HT2C और 5-HT2A रिसेप्टर की एक्टिविटी को ओवर स्टिमुलेट करने से। तो अगर इन पाथवेज पे ये दो तरह के रिसेप्टर्स ओवर स्टिमुलेट होंगे तो इस वजह से ये जो पूरे पाथवेज हैं, पूरे जो हार्मोन्स के जो मैकेनिज्म है, ये सप्रेस होंगे, जिसकी वजह से स्किन सेंसिटिविटी कम होगी और सेक्सुअल बिहेवियर और मोटिवेशन में कमी आएगी। जिन लोगों में लंबे समय तक पीएसएसडी के लक्षण टिके रहते हैं, उसका एक बड़ा कारण होता है कि ये जो पाथवेज हैं, मेलेनोकॉर्टिन और प्रो ओपियो मेलेनोकॉर्टिन पाथवेज, ये सप्रेस हो गए होंगे। यही कुछ वजहें होती हैं जिसकी वजह से लोगों में क्रोनिकली लंबे समय तक पीएसएसडी के लक्षण बने रह सकते हैं। तो ये रहे 7 इंपॉर्टेंट कारण, 7 वो मेन कारण जो कि वैज्ञानिकों ने सजेस्ट किए हैं, जिनकी वजह से लोगों में पीएसएसडी के लक्षण आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा समय तक एसएसआरआई दवाइयाँ ली हैं या बहुत हाई डोज में ले ली हैं। ध्यान रखें, यहाँ ये समझने की चीज़ है, ध्यान रखने की चीज़ है कि हर इंसान जो कि एसएसआरआई दवाइयाँ लेगा उसमें ये पीएसएसडी हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैक्सिमम लोगों के साथ वही टिपिकल सिनेरियो होता है कि दवा लेते दौरान सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आएंगी, दवा लेना छोड़ेंगे, सेक्सुअल प्रॉब्लम चली जाएंगी। किसी किसी में टिक सकती हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम, पर वो हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते में वो प्रॉब्लम्स भी चली जाती हैं। तो बहुत थोड़े से लोग होते हैं जिनमें पीएसएसडी के लक्षण देखने में आते हैं, और उनमें भी बहुत थोड़े लोग होते हैं जिनमें सालों तक ये लक्षण बने रह सकते हैं। रिसर्च एविडेंस तो यही बताता है कि हाँ, कई लोगों में ये जो पीएसएसडी के लक्षण हैं ये कई महीनों से कई सालों तक बने रह सकते हैं, पर ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं, या अगर ये लोग बहुत ज़्यादा भी हैं तो भी अभी तक इन लोगों की पहचान ठीक से नहीं हो पाई है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही साइंस इस एरिया में अवेलेबल है। जेनिटल एनेस्थीसिया, मतलब जेनिटल्स में कोई सेंसेशन ना आना, ये एक मेजर सिम्टम माना जाता है पीएसएसडी का। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर जेनिटल एनेस्थीसिया है और वो काफ़ी सीवियर लेवल का है, मतलब बिल्कुल भी कुछ सेंसेशन फील नहीं हो रही जेनिटल्स में, ये एक क्लियर साइन हो सकता है कि इस व्यक्ति को पीएसएसडी हुआ है, ना कि ये केवल कोई सेक्सुअल साइड इफेक्ट है दवाओं का, और ना ही ये केवल एक डिप्रेशन का लक्षण है। तो पीएसएसडी को किस तरह से हम डिफाइन करें, कैरेक्टराइज करें, कौन से ऐसे स्पेसिफिक लक्षण पीएसएसडी के हो सकते हैं, उनमें जेनिटल एनेस्थीसिया एक मेन लक्षण होता है। अब इस वीडियो को अंत करते हुए मैं जस्ट ब्रीफ में बताऊंगा कि किस तरह की ट्रीटमेंट अप्रोचेस अवेलेबल हैं पीएसएसडी को ठीक करने के लिए। अभी तक वैज्ञानिकों के पास, डॉक्टरों के पास कोई पक्का इलाज नहीं है पीएसएसडी को पूरी तरह से जड़ से मिटाने के लिए, पर कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज डॉक्टर्स यूज करते हैं जिससे कि पीएसएसडी के लक्षणों को रिवर्स कर दिया जाए। जैसे जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनमें एक हो सकते हैं सेरोटोनिन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, जिनमें बस्पिरोन दवा आती है जो कि सेक्सुअल डिजायर और अराउजल को रिस्टोर कर सकती है। फिर आते हैं इसमें ट्रेजोडोन और मिर्ताजपिन। ये दवाइयाँ अक्सर जो एसएसआरआई की वजह से आने वाले जो सेक्सुअल डिसफंक्शन है उनको दूर करने का काम कर सकती हैं। फिर आती है ब्यूप्रोपियोन। ये एक एनडीआरआई दवा है, मतलब ये नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन के लेवल्स को टारगेट करती है और ये सेरोटोनिन पर असर नहीं लाती, इसलिए इस दवा को बेहतर ढंग से यूज किया जा सकता है जिससे कि सेक्सुअल डिसफंक्शन ना आए, या अगर वो आ गया है तो धीरे धीरे रिवर्स कर जाएगा अगर एक पेशेंट को ये वाली दवा दे दी जाए। फिर डोपामिन एगोनिस्ट दवाइयाँ हैं जिनमें आती हैं प्रेमीपेक्सोल और कैबरगोलिन। ये दवाइयाँ डोपामिन के रिसेप्टर्स पर ही टारगेट करेंगी, उनको स्टिमुलेट करेंगी और इससे लिबिडो और सेक्सुअल फंक्शन को इम्प्रूव करेंगी। खासकर की जो इरेक्शन की प्रॉब्लम आती है आदमियों में, उसको ये ठीक कर सकती हैं डोपामिन वाली दवाइयाँ। फिर आती है तीसरी कैटेगरी की दवाइयाँ फॉस्फोडाइस्टरेज टाइप 5 इनहिबिटर्स। ये दवाइयाँ सेक्सुअल डिसफंक्शन में बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जैसे कि वाइग्रा, सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, वर्डेनाफिल।
इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ये ठीक कर सकती है। हालांकि ये दवाइयाँ अभी तक तो पीएसएसडी के लक्षणों को दूर करने में बहुत सफल नहीं हुई हैं। बहुत से रिसर्च में देखा गया है कि ये मिक्स्ड रिजल्ट्स लाती हैं, किसी में हेल्प कर देंगी पेशेंट को, किसी को नहीं करेंगी, किसी में थोड़ा असर लाएंगी तो किसी में ज़्यादा असर लाएंगी, पर फिर भी ये एक अच्छी ट्रीटमेंट ऑप्शन होती है जो कि डॉक्टर्स अक्सर यूज़ करते हैं। फिर आती है हार्मोनल थेरेपीज। टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंटेशन, मतलब बाहर से टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगा दिए जा सकते हैं, खासकर कि उन लोगों में जिनमें ऐसे सारे दवाइयाँ लेने के बाद टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम हुए हैं। उनमें लिबिडो को बढ़ाने के लिए, सेक्सुअल डिज़ायर और सेक्सुअल अराउजल को बढ़ाने के लिए टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। फिर इसी के साथ ऑक्सीटोसिन हार्मोन के सप्लीमेंट्स देने से भी पेशेंट्स को काफ़ी मदद मिल सकती है, स्पेशली उनके अंदर जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस से जुड़ा जो सेटिस्फेक्शन और इमोशनल कनेक्शन है वो इम्प्रूव होता है। फिर नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में अगर जाएं तो उसमें एक ट्रीटमेंट है जिस पर कुछ केसेस पब्लिश हुए हैं, कुछ डॉक्टरों ने इसको अप्लाई किया है, और वो ट्रीटमेंट है लो पावर लेजर इरेडिएशन, LPLI। बहुत लो पावर की लेजर अगर जेनिटल एरिया में एक्सपोज की जाएगी तो इससे कुछ पेशेंट्स में एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है, जिससे कि उनके पीएसएसडी के लक्षण रिवर्स कर सकते हैं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है जिसमें दवाइयां नहीं दी जाती, वो होता है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। बहुत से पेशेंट्स में अच्छी मदद दे सकती है। ये बहुत से लोगों में अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद देती है। साथ ही CBT पेशेंट्स को अपने बिलीव्स और अपने बिहेवियर्स को चेंज करने में मदद देती है, उनको रिलैक्स करने में हेल्प कर सकती है, क्योंकि बहुत से पेशेंट जो कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन से डील कर रहे हैं उनमें बहुत सारी टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस होगा, अपने सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी डिप्रेस फील करेंगे, कॉन्फिडेंस गिर चुका होगा। तो ये सारे पहलू जो कि बिहेवियरल और कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हैं, थिंकिंग में आने वाले बदलाव, बिहेवियर में आने वाले बदलाव जो है, इनको टारगेट करके पेशेंट्स को काफ़ी हद तक उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस में हेल्प दी जा सकती है। सेक्सुअल काउंसलिंग और सेक्सुअल थेरेपी काम करेगी जिसमें सेंसेट फोकस आती है, और साथ ही कुछ कपल काउंसलिंग या कपल थेरेपी की मदद से भी लोगों को मदद दी जा सकती है, क्योंकि रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे होंगे और कई बार पार्टनर का सहयोग चाहिए होगा, तो ऐसे में कपल थेरेपी ज़रूरी होती है। फिर चौथा एक टेक्निक कह सकते हैं कि मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, इन टेक्निक्स की मदद ली जा सकती है, तो क्योंकि बॉडी के किसी भी टाइप के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए अगर रिलैक्स हुआ जाए, माइंडफुल हुआ जाए, तो पेशेंट अपने को काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि वो अपना उस पर्टिकुलर सिम्टम को, प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया बदल सकता है। बहुत ही नॉन जजमेंटल तरीके से अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को देखकर पेशेंट अपने अंदर एक रवैये में बदलाव ला सकता है, जिससे कि उसके इमोशंस और अराउजल पर अच्छा असर आ सकता है, जिससे पेशेंट अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। तो ये रही ब्रीफ में थोड़ी सी जानकारी कि पीएसएसडी के लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं और इनके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस तरह की और जानकारी आगे की वीडियोस में दूंगा, थोड़ा और डिटेल में चर्चा करूंगा इस प्रॉब्लम पर, और कुछ केसेस के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे डॉक्टरों ने कुछ लोगों को मदद दी है पीएसएसडी के लक्षणों को दूर करने में, और क्या अलग अलग नए नए ट्रीटमेंट्स डॉक्टर्स इस्तेमाल में ला रहे हैं जिससे कि पेशेंट्स को रिलीफ दिया जा सके। यह वीडियो फिलहाल यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।